उत्तराखंड कांग्रेस से निष्कासित नेताओं की घर वापसी की तैयारी चल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने इसके लिए कमेटी बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है और जल्द ही कमेटी रिपोर्ट तैयार कर संगठन को सौंपी गई है। उसके बाद निष्कासित हुए नेताओं को पार्टी में लिया जा सकता है वापस। कांग्रेस नेता हरीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। 15 दिनों के भीतर कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। तो गणेश गोंदियाल ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। कांग्रेस को छोड़कर गए नेताओं की वापसी की तैयारी चल रही है। निष्कासित नेताओं की घर वापसी की तैयारी कांग्रेस के भीतर चल रही है। चुनाव आने वाले हैं उत्तराखंड के भीतर। उससे पहले गणेश गोंदियाल ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कांग्रेस छोड़कर जो लोग गए हैं या फिर जिन्हें निष्कासित किया गया है उनकी वापसी की तैयारी चल रही है। पंकज राणा से इस पर अपडेट लेते हैं। पंकज, बताइएगा कौन से मुख्य नेता हैं जिनकी वापसी हो सकती है? देखिए, कांग्रेस में 2017 के चुनाव में जो बागी होकर चुनाव लड़े थे उन नेताओं को घर वापसी की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। उनमें कई नेताओं को शामिल किया गया है जो 2017 में चुनाव लड़े थे और तकरीबन ऐसे कम से कम 40 से 50 नेता हैं जिनको वापस किया जा सकता है। इसके लिए कमेटी बना दी है और उसमें गुरदोष के आधार पर सभी नेताओं से बातचीत की जाएगी और जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं उनसे ही बातचीत की जाएगी कि क्या इनका पिछले दौरान कांग्रेस के प्रति लगाव रहा है, किस तरह से उन्होंने काम किया है। यदि उनको लगता है कि वो कांग्रेस संगठन के लिए समर्पित है, उन्होंने काम किया, तो उनको संगठन में वापस किया जाएगा। इस तरह की तैयारियां संगठन ने कर ली है और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चुनाव बहुत करीब है उत्तराखंड में और चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने के लिए और अपने घर में और कुनबे को बढ़ाने के लिए और इसके साथ साथ ही जो भी चुनाव लड़ेगा उसके साथ काम करने के लिए नेताओं को वापसी की जा रही है। 15 दिन के अंदर कमेटी रिपोर्ट संगठन को सौंप देगी। उसके बाद तय किया जाएगा किन किन नेताओं को घर वापस किया जाना है। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखें आप पंकज। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया। तो ये कमेटी बनाई गई है जो ये तय करेगी कि किन नेताओं को वापस लिया जा सकता है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस के भीतर ये कवायद अब शुरू हुई है। जो पार्टी छोड़कर नेता चले गए थे या जिन्हें निष्कासित कर दिया था, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने एक कमेटी बनाई है जो ये रिव्यू करेगी कि किन लोगों को वापस लिया जा सकता है। रुड़की पहुंच गए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनका पहला रुड़की दौरा है। यहां पर सिविल हॉस्पिटल में आईसीयू और ऑक्सीजन प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का भी कार्यक्रम है। नेहरू स्टेडियम में सीएम धामी की आज जनसभा भी होने वाली है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंच गए हैं। आज उनका रुड़की दौरा है। यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में आईसीयू बेड्स का उद्घाटन और साथ ही जो ऑक्सीजन प्लांट लगा है उसका उद्घाटन उन्होंने कर दिया है। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का भी आज कार्यक्रम है और साथ ही नेहरू स्टेडियम में जनसभा भी है सीएम धामी की। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। रुड़की पहुंचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जब से बने हैं उसके बाद से ये पहला रुड़की दौरा है। अगले साल चुनाव है उत्तराखंड के अंदर और उससे पहले कोरोना को ध्यान में रखते हुए, उसकी तीसरी वेव को ध्यान में रखते हुए जो तमाम तैयारियां पहले से की जानी है उनको दुरुस्त करने से लेकर आगे की परियोजनाओं पर फटाफट काम कर रहे हैं। विनीत से इस पर अपडेट लेते हैं। विनीत, बताइएगा क्या जानकारी है और किस तरह की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज किया है? हमारे बीच में रोटरी किलोमीटरों का भारत विकास परिषद का। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं विनीत? तो जनसभा भी होने वाली है नेहरू स्टेडियम में सीएम धामी की। आपको वहां भी हम लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज रुड़की में क्या कुछ महत्वपूर्ण हुआ है। ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन, आईसीयू बेड्स बनकर तैयार हुए उसका उद्घाटन सीएम ने किया है। उधर रुड़की पहुंचने से पहले सीएम पुष्कर धामी पतंजलि योगपीठ भी पहुंचे, जहां सीएम धामी ने योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की। इसके साथ ही पतंजलि रिसर्च सेंटर में सीएम धामी और बाबा रामदेव ने पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री के साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद थे। हरिद्वार हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक नगरी है और माँ गंगा का पावन धाम है और हम निकट भविष्य में उत्तराखंड को आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक, संत समाज और सरकार के सहयोग से इसको विश्व की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे।
जल्दी ही इसके लिए हम सब काम शुरू करेंगे। और आज हरिद्वार में हरिद्वार में जनसंवाद के कार्यक्रम हैं और इसके अलावा रुड़की विधानसभा में कार्यक्रम है। साथ ही हमारा ESI का जो हॉस्पिटल यहाँ पर निर्माणाधीन है उसको 300 बेड का कर रहे हैं हम लोग, उसका आज निरीक्षण का कार्यक्रम। जैसा कि खुद धामी जी ने बोला कि इस प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ साथ संत समाज और सरकार के सहयोग से उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे, यह एक बहुत बड़ा सपना और यह साकार होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत एक सॉफ्ट पावर, एक स्पिरिचुअल पावर के रूप में लोगों के लिए एक आदर्श है। और गुरमीत सिंह उत्तराखंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अब राज्यपाल बन गए हैं उत्तराखंड के। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए राज्यपाल की नियुक्ति की है। हाल ही में बेबी रानी मौर्य ने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राज्यपाल बनाए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपाल की नियुक्ति की है। अब उत्तराखंड के राज्यपाल होंगे गुरमीत सिंह। हाल ही में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अब गुरमीत सिंह उत्तराखंड के नए राज्यपाल होंगे। तो सीएम ने क्या ट्वीट किया इसे लेकर वो भी आपको दिखा देते हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज गोविंद वल्लभ पंत की जयंती है और इस मौके पर सीएम धामी ने गोविंद वल्लभ पंत को पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्र और समाज हित में किए गए अपने कामों की वजह से सभी के लिए प्रेरणादायी हैं। आपको यह भी बता दें कि गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के खूंट गांव में हुआ था। वो स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक कुशल अधिवक्ता और प्रशासक भी रहे। उधर चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की SLP वापस ले ली है। अब राज्य सरकार इस मामले में फिर से हाईकोर्ट जा रही है। सरकार का यह कहना है कि वो हाईकोर्ट में ही मामले की जबरदस्त पैरवी करेगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सियासत भी तेज होने लगी है। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ठोस कदम नहीं उठा पाई। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर जिस तरह से सरकार निर्णय ले रही है वो पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की। अब सरकार ने SLP वापस ले ली, फिर कह रही है कि हम हाई कोर्ट में जो है इसको जो है दबाव बनाने का काम करेंगे, इसको लड़ने का काम करेंगे ताकि चारधाम यात्रा शीघ्र प्रारंभ हो जाए। भाई आपने इतना समय क्यों नष्ट किया? इसका मतलब सीधे सीधे है सरकार जो है चारधाम यात्रा को संचालित नहीं करना चाहती है। जब प्रदेश में सारी गतिविधियां खुली हुई हैं तो चारधाम यात्रा भी सरकार को तत्काल प्रभाव से खोलनी चाहिए। रुद्रप्रयाग में बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मूसलाधार बारिश की वजह से सिरो बगड़ में काफी नुकसान हुआ है। नुकसान की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सिरो बगड़ में हाईवे पर मलबा गिरने के बाद कई वाहन मलबे में फंस गए। दूसरी ओर बारिश के कारण बरसाती नदी और नाले उफान पर बहने लगे, तो वहीं सड़क पर भी काफी मलबा आ गिरा। तो रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से बड़ी तबाही हुई है। सिरोबगढ़ में बारिश के साथ बहकर आए मलबे में लोगों की मुसीबत बढ़ चुकी है। इस दौरान कई वाहन मलबे में फंस गए। मलबे में दबने की वजह से कई वाहन क्षतिग्रस्त भी हो गए। बारिश इस कदर हुई कि बरसाती नालों में उफान आ गया। मूसलाधार बारिश के कारण लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हो गया। आपको तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए किस तरह बरसाती नालों में उफान आ गया है। ऐसे में नदी नालों के किनारे रहने वाले लोग दहशत में हैं। उधर रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से परेशानी बढ़ गई है। बद्रीनाथ हाईवे कई जगह पर बाधित है। खांकरा खोड़ा खाल खिरसू मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। सिरोबगढ़ में नेशनल हाईवे बाधित हो गया है। तो लैंडस्लाइड के कारण कौन से रास्ते और हाईवे प्रभावित हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पानी के साथ किस कदर मलबा बहकर आया है।
और सड़कों पर इकट्ठा है, जिस कारण आवाजाही नहीं हो पा रही। प्रशासन की तरफ से हटाने का काम किया जा रहा है। बड़े बड़े पत्थर, टूटे हुए पेड़ पौधे, मिट्टी, सब कुछ इस वक्त मलबे के रूप में पड़ा हुआ है सड़कों पर। और अब रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ बारिश के कारण पहाड़ दरक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि वाहन किस तरह यहां फंसे हुए हैं। एक तस्वीर में पहाड़ दरक रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है और मलबा गिर रहा है सड़कों पर। हाईवे पर वाहन फंसे हैं, गाड़ियों की कतार लगी है, लोग परेशान हैं और दहशत में भी हैं। किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है और रास्ते जो बंद हैं सो अलग। ये देखिए, ये ट्रक है, इसके ऊपर भी मलबा पड़ा है। बाल बाल ड्राइवर बच गया, जान भी जा सकती थी इस तरह के लैंडस्लाइड। उधर कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। माहेश्वर आश्रम के पास हाईवे बाधित हो गया है। पहाड़ी से मलबा आने पर सड़क बंद हो गई है। बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों की कतार इस वक्त लगी हुई है। तो कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे बंद पड़ा है। माहेश्वर आश्रम के पास हाईवे बाधित है। पहाड़ी से आने वाला मलबा पूरी तरह से सड़क पर इकट्ठा है, जिस कारण रास्ता बंद हो चुका है। बद्रीनाथ हाईवे पर भी गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है। कर्णप्रयाग में भी हाईवे बाधित है। माहेश्वर आश्रम के पास हाईवे बाधित है। ये वो महत्वपूर्ण जगह हैं जहां पर पहाड़ी से मलबा आने पर सड़क बंद हो गई है। पिथौरागढ़ में कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क 85 दिन से बंद पड़ी है। भूस्खलन की वजह से ये सड़क बंद है, जिस कारण लोग पथरीले रास्तों से जान को जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। ग्रामीणों के साथ सेना, आईटीबीपी, एसएसबी के जवानों ने काफी मुश्किलें उठाई। ऐसी हालत हुई ओखला रोड की। तो ये तस्वीर पिथौरागढ़ की है। लैंडस्लाइड के कारण यहाँ की तस्वीर आप देखिए कितनी खतरनाक, किस तरह लोग और यहाँ तक कि रेस्क्यू के लिए भी जो आईटीबीपी के जवान यहां से लोगों को लेने आते हैं, कितना जोखिम इस रास्ते में। और अब आपको रुड़की लिए चलते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचे हुए हैं और यहां पर उन्होंने सिविल हॉस्पिटल में पहले ऑक्सीजन प्लांट और आईसीयू बेड्स का उद्घाटन किया और अब नेहरू स्टेडियम में उनकी जनसभा जो होनी है मंच पर पहुंच चुके हैं और यहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार रुड़की आए हैं और यहां कई तरह के कार्यक्रम हैं। इससे पहले हरिद्वार गए, वहां पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की, पौधारोपण किया, बातचीत की और अब रुड़की आए। तो पहले अस्पताल गए, सिविल हॉस्पिटल, यहां पर नए आईसीयू बेड्स जो बनकर तैयार हुए हैं उनका उद्घाटन किया। ऑक्सीजन प्लांट यहां लग चुका है, उसका भी उद्घाटन किया। कई और परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और अब जनसभा उनकी है नेहरू स्टेडियम में रुड़की के अंदर मंच पर पहुंच चुके हैं, जहां उनका अभी स्वागत किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की से इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि नेहरू स्टेडियम है, जहां पर संबोधित करेंगे थोड़ी देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी। उनकी जनसभा शुरू हो रही है। रुड़की पहुंच चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। रुड़की पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले रुख किया अस्पताल का, सिविल हॉस्पिटल, जहां पर ऑक्सीजन प्लांट और आईसीयू बेड्स बनकर तैयार हुआ है। दरअसल कोविड की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियों में तेजी आ रही है और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से अस्पतालों को और अपग्रेड किया जा रहा है। पर पहुंच चुके हैं, यहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है। सिविल अस्पताल में आईसीयू और ऑक्सीजन प्लांट का इससे पहले उन्होंने उद्घाटन किया था। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज उनको करना है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार रुड़की आए हैं और यहां पर उनकी जनसभा रखी गई है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून में भले ही स्मार्ट सिटी का काम चल रहा हो, लेकिन शहर स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि अभी से डर्टी सिटी नजर आ रहा है। हर जगह सड़कें खुदी हुई हैं, जिससे आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है।
देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे काम राहगीरों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। 2.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, मगर काम धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। काम तो चल रहा है, ठीक है, बट ये है कि जो व्यवस्था खराब हो रही है ना, ट्रैफिक जाम हो रहा है, 3 महीने के तकरीबन हो गया इसको खुदे हुए। और सबसे बड़ी बात है क्राइम पेट्रोल सामने है, इतनी व्यवस्था खराब हो रखी है, ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है बहुत ज़्यादा। स्मार्ट सिटी की ज्यादातर योजनाओं का काम अधूरा पड़ा हुआ है। अब तक सड़कों पर गड्ढों की वजह से हादसे भी हो रहे हैं। एक हमें तहरीर प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ जा रहा था, तो वो उस गड्ढे की वजह से उनको चोट लगी है। तो जैसे ही उन्होंने तहरीर दी, हमने उसमें FIR दर्ज कर ली है और बाकी जो दोषी हैं नीचे लेवल पे, जो कर्मचारी लेवल पे, उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई विवेचना के अनुसार की जाएगी। स्मार्ट सिटी का काम पहले ही धीमी रफ्तार से चल रहा था, वहीं बारिश की वजह से इसकी रफ्तार और धीमी हो गई। देहरादून शहर को स्मार्ट बनाने का काम चल रहा है, लेकिन अगर हालात देखेंगे तो लोग नाराज़ हैं इस वजह से, क्योंकि जो काम है उसकी जो गति है वो बिल्कुल कछुआ की रफ्तार से चल रही है। पूरे शहर में सड़कें खुदी हुई हैं, कई हादसों का शिकार भी लोग हो चले हैं स्मार्ट सिटी के चलते। अभी भी अगर आप कामों की तरफ देखेंगे तो जो डक्ट हैं, जो तमाम और अन्य काम हैं, वो भी अभी अधूरे पड़े हुए हैं। अधिकारी खुद मान रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के काम अभी आधे अधूरे हैं और पूरे नहीं हो पाए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन्हें पूरा होने में अभी करीब 2 साल का वक्त और लगेगा। देखिए, फिलहाल स्मार्ट सिटी में हम लोगों ने 35% काम कंप्लीट कर दिया है और जो निर्धारित टाइमलाइंस हैं 2023 तक हमें सभी काम कंप्लीट करने हैं। इसमें मैक्सिमम कामों में टेंडर्स तो कर दिए हैं और एक बहुत बड़ा बृहद काम है ग्रीन बिल्डिंग का, जिसमें कलेक्ट्रेट शिफ्टिंग इत्यादि का कार्य भी होना है। स्मार्ट सिटी का काम जब से शुरू हुआ तब से अब तक 5 CEO बदल चुके हैं, मगर दून की सड़कों की हालत खराब होती जा रही है। अब हर कोई इंतजार इसी बात का कर रहा है कि जब दून स्मार्ट सिटी बनेगा। ABP गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। उधर भारत और तिब्बत के बीच व्यापारिक रिश्तों की गवाह रही गरतांग गली को कुछ अराजक तत्वों ने बदरंग कर दिया है। गरतांग गली उत्तरकाशी में स्थित है। इसे कुछ दिनों पहले पर्यटकों के लिए खोला गया था, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने लकड़ी की बनी रेलिंग को नुकसान पहुंचाया है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और शरारती तत्वों को पहचान करने वाले उनके खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया है। लोक निर्माण विभाग ने करीब 65 लाख की लागत से गरतांग गली का जीर्णोद्धार कराया है। गरतांग गली है, ये पर्यटक स्थल है। 150 साल पुरानी ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये बेसिकली फॉरेस्ट एरिया में आता है और यहाँ पर कुछ शरारती तत्वों ने कुछ नुकसान पहुँचाया है, अपना नाम वगैरह लिख दिया है और पुलिस में संज्ञान में आते ही इस पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट में। इसमें जो है कुछ पर्यटकों द्वारा गरतांग गली जो क्षेत्र है हमारा, उस पर जो लकड़ी की सीढ़ी है उसमें चाक से काले चाक से कुछ अभद्र भाषा का लिख दिया गया था। उसके विरुद्ध जो है हमने हरसिल थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है अज्ञात लोगों के खिलाफ। उधर बड़कोट में जौनसार के विसोई मंदिर से 7 साल बाद महासू देवता का उत्सव डोली यमुना जल से स्नान कराने को निकली तो सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। स्थानीय भाषा में जागड़ा पर्व कहा जाता है। महासू देवता जौनसार और जौनपुर क्षेत्र के सैकड़ों गांव के आराध्येश देव हैं। यहाँ 5 साल में महासू देवता की उत्सव डोली और मूर्ति यमुना नदी में स्नान के लिए आती है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोविड-19 के चलते इस बार उत्सव डोली 7 साल बाद यमुना तट पर स्नान करने के लिए पहुंची। नैनीताल के राम सेवक सभा ने नंदा देवी महोत्सव का कैलेंडर जारी करते हुए बताया कि कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए लोगों के घरों तक टीवी के जरिए और शहर में 5 जगह बड़ी स्क्रीन लगाकर श्रद्धालुओं को मां के दर्शन कराए जाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी मां नंदा देवी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में कोविड प्रोटोकॉल के बीच कुछ छूट दी जा रही है। सीमित संख्या में ही श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। हमारा कपड़ी वृक्ष जोलीकोट के सरियाताल गांव है, वहां से हम इसको लेके आएंगे। 11 तारीख को जो है कपड़ी वृक्ष का जो हमारा दल है उसको लेने जाएगा और 12 तारीख को हम उसको नैनीताल वापस लाएंगे। वहां से जो है नैना देवी मंदिर में उसकी पूजा अर्चना की जाएगी और 13 तारीख को उसी कपड़ी वृक्ष से मूर्तियों का निर्माण होगा। 14 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में
हम लोग जो है इसको इसकी देवी की पूजा अर्चना करने के पश्चात श्रद्धालुओं के लिए इसको जो है दर्शन के लिए हम लोग इसको खोल देंगे। देश भर में आज गणेश चतुर्थी की धूम है, तो उत्तराखंड में भी गणेश चतुर्थी पर लोग खास तैयारियों में जुटे हुए हैं। मान्यता है कि हर पूजा की शुरुआत भगवान गणेश की आराधना के साथ ही होती है और इसीलिए हिंदू धर्म में गणपति का अलग महत्व है। अपने आराध्य गणपति की पूजा के लिए लोग तरह तरह से तैयारियां कर रहे हैं। बाजारों में गणपति की मूर्ति खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो एक तरफ गणपति उत्सव के लिए पूजा की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ लोग दुआ ये भी कर रहे हैं कि जल्द ही ये कोरोना काल खत्म हो, जिसके चलते देश भर में त्योहार फीके पड़ गए हैं। नवरात्रि, ईद, रक्षाबंधन त्योहारों पर कोरोना का असर देखने को मिला है। गणेश उत्सव पर भी इसका असर दिख रहा है। काशीपुर में गणेश जी की मूर्ति बनाने वाले कारीगर मायूस हैं। गणेश उत्सव पर इस बार भी बड़े स्तर पर इसको नहीं मनाया जा रहा, जिससे इसकी बिक्री नहीं हो पाई है। अगर ये मूर्ति न बिक पाए, हम राजस्थान से आए हैं तो हमें को परेशानी हो रही है कि हम किराया भाड़ा करके भी राजस्थान जाना चाह रहे हैं, तो भाई राजस्थान जाएंगे कैसे? जैसे मूर्ति बनाए बड़ी मुश्किल से, हमारे को कोई सुविधा भी कुछ भी नहीं मिल पा रही है।